नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, हम हारुकी मुराकामी की पुस्तक काफका ऑन द शोर के सारांश को देख रहे थे। अब तक की कहानी में हमने देखा कि काफका अपने घर से भागकर ताकामात्सु शहर पहुंचता है, जहां उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। दूसरी ओर हमने नकाटा के बारे में जाना, जिसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन एक घटना के कारण उसने वह शक्ति खो दी। अब सवाल यह है कि क्या नकाटा को वह शक्ति दोबारा मिलेगी? आइए जानते हैं आगे की कहानी। काफका सकुरा के घर से अपना सामान लेकर कोमुरा लाइब्रेरी आ जाता है। उस दोपहर वह लाइब्रेरी के बाहर एक बेंच पर बैठकर अपना लंच खा रहा था। तभी ओशीमा उसके पास आकर बैठ गया और पुस्तकों की बातें करने लगा। काफका कभी-कभी ही जवाब दे रहा था क्योंकि वह क्रो का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही क्रो आया, वह ओशीमा से खुलकर बातें करने लगा। यानी क्रो सिर्फ उसकी अंतरात्मा ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी था। जब बच्चों का बचपन तनावपूर्ण माहौल, आपसी झगड़ों और भेदभाव में गुजरता है, तब उन्हें परिवार से प्रेम और अपनापन नहीं मिलता, और ऐसे में वे अक्सर एक काल्पनिक छवि गढ़ लेते हैं, जो उन्हें समझ और आराम का एहसास दिलाती है। काफका का बचपन भी ऐसे ही तनाव में गुजरा था, और इसी वजह से क्रो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। कुछ सोचने के बाद काफका ओशीमा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता देता है। सकुरा ने अगले दिन का अखबार चेक करके काफका को बताया था कि कहीं भी किसी घटना की खबर नहीं छपी थी, यानी शायद उसके शर्ट पर लगे खून के दाग किसी की मदद करते वक्त लगे होंगे। यह बात भी वह ओशीमा को बताता है। काफका के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह ओशीमा से मदद मांगता है। ओशीमा उसे कोमुरा लाइब्रेरी में ही रहने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके लिए मिस साइकी की अनुमति आवश्यक थी। इस कारण ओशीमा काफका को कुछ दिन कहीं और रुकने का सुझाव देता है, जब तक वह मिस साइकी से बात न कर ले। काफका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। लाइब्रेरी बंद होने के बाद दोनों ओशीमा की कार से उस जगह के लिए निकलते हैं, जो शहर से काफी दूर थी। रास्ते में वे संगीत और अन्य विषयों पर लंबी बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं। यह जगह जंगल के बीच स्थित जमीन थी, जो ओशीमा के दादाजी की थी। काफका कुछ दिन वहां प्रकृति के बीच बिताता है, और उसे वहां वह आराम और सुकून मिलता है जो शहर की भीड़ में उसे कभी नहीं मिला था। यहाँ रहकर वह एकांत को जीना सीखता है। दूसरी तरफ नकाता गोमा को उसके मालिक तक पहुंचाकर सीधे उस इलाके के एक पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहां जाकर एक पुलिस से कहता है कि उसने किसी की हत्या की है, परंतु नकाता के बोलने के अजीब ढंग, साफ कपड़े और उम्र देखकर पुलिस वाला उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। वह नकाता को पागल समझकर उसे घर चले जाने की सलाह देता है। जाते जाते नकाता पुलिस को अगले दिन अपने साथ छाता रखने की सलाह देता है और कहता है कि कल मछलियों की बारिश होगी। पुलिस वाला मजाक में कहता है, तब तो फिर छाते को उल्टा पकड़ना चाहिए। पुलिस वाला उसकी बात हंसी में निकाल देता है, लेकिन अगले दिन सच में वहां मछलियों की बारिश होती है। यह घटना किसी के भी समझ से परे थी। पुलिस वाला यह देखकर दंग रह जाता है। कई विश्लेषकों के द्वारा यह घटना की जांच की जा रही थी, परंतु किसी को भी इसका कारण पता नहीं चलता। तभी अचानक उस पुलिस वाले के पास उसका सहकर्मी आकर बताता है कि पास में किसी की हत्या हो गई है। यानी नकाता जो कह रहा था, कहीं वो सच तो नहीं था ना। इस तरफ ओशीमा काफका को वापस लेने आ जाता है। वे दोनों उस छोटे से घर को साफ करके अच्छे से बंद करके शहर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में काफका इतने दिन उसने क्या क्या किया सब बताता है। ओशीमा काफका को मिस साइकी के अतीत के बारे में बताता है। मिस साइकी जब छोटी थी तब उनके पड़ोस में एक लड़का रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें सभी लोग कभी जुदा न होने वाला हंसों का जोड़ा कहते थे।
जब लड़का टोक्यो पढ़ने चला जाता है तब पहली बार वे दोनों अलग होते हैं। एक बार मिस साइकी लड़के से मिलने टोक्यो जाती है। लड़का दोनों के लिए खाने का सामान लेने बाहर जाता है। उस वक्त कॉलेज के कुछ लड़के आंदोलन कर रहे होते हैं। वे लोग लड़के को दूसरे पक्ष का व्यक्ति समझकर उसे मारने लगते हैं। मिस साइकी यह देखकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वे नहीं मानते और लड़के को मारते रहते हैं। ज्यादा मार खाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मिस साइकी की आंखों के सामने ही उनका प्यार मर जाता है। यह काफी दयनीय घटना थी। इस घटना के बाद मिस साइकी गायब हो जाती है। कई वर्षों के बाद वह फिर से ताकामात्सु आती है और लड़के के परिवार से यह लाइब्रेरी लेती है। वह तब से यह लाइब्रेरी चला रही थी। और ओशिमा बताता है कि उस लड़के का नाम भी काफका था, काफका कोमुरा। यह लाइब्रेरी कभी काफका का घर हुआ करती थी। ओशिमा की मां मिस साइकी की अच्छी मित्र थी। ओशिमा बचपन से ही मिस साइकी के साथ इस लाइब्रेरी को संभाल रहा था। ओशिमा काफका को मिस साइकी के सामने इस कहानी के बारे में कभी बात न करने की सलाह देता है। लाइब्रेरी पहुंचकर ओशिमा काफका को उसका रूम दिखाता है जहां वह अपना सामान सेट करता है और अगले दिन से लाइब्रेरी चलाने में ओशिमा की मदद करने लगता है। इस तरफ वह पुलिस वाला नकाता के बारे में ही सोच रहा था। उसकी कही हुई हर एक बात सच हो रही थी। नकाता अपने घर से जरूरत का सारा सामान पैक करके कहीं जाने के लिए निकल जाता है। वह टोक्यो से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वह विभिन्न ट्रकों से मदद मांगकर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा था। कहानी में बताया गया है कि इस सफर में नकाता की मुलाकात कई अच्छे लोगों से होती है, जिनसे नकाता जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखता है। यह चैप्टर हमें भी जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मानवीय संबंध, जीवन के विभिन्न पड़ाव, उनके बीच का कनेक्शन, विचार, व्यक्ति की अपने और दूसरों के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव और भी बहुत कुछ। ऐसे करते करते नकाता आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इस तरफ काफका को पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। यह घटना उसी दिन हुई थी जब काफका के साथ वह घटना हुई थी। इससे उसे लगता है कि अपने पिता की हत्या उसने ही की है। जबकि ताकामात्सु से टोक्यो जाकर यह सब करने में काफी समय लग जाता, लेकिन काफका उस पूरे दिन कोमुरा लाइब्रेरी में ही था। ओशिमा काफका को समझाता है कि यह उसकी सिर्फ एक मान्यता है, सच नहीं। काफका पिता की भविष्यवाणी ओशिमा को बताता है। काफका कहता है कि सब उसी तरह हो रहा है। वह ऐसा होने देना नहीं चाहता और इसीलिए घर से भाग आया था। यह कहकर वह ओशिमा से लिपटकर रोने लगता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। आखिरकार वह 15 साल का एक लड़का ही तो था और सिर्फ इतने से वर्षों में उसने बहुत कुछ देख लिया था जो उससे बड़ी उम्र के लोग भी नहीं अनुभव करते। वह एक स्ट्रॉन्ग लड़का था। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, काफका ऑन द शोर कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह कहीं न कहीं हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। एक न एक तरह से हम सबने कभी न कभी कई मुश्किलों का सामना किया है। आज भी हम ऐसी कई अजीबोगरीब मान्यताओं को मानते होंगे, जिन्हें शायद हमने कभी किसी के साथ साझा भी न किया हो। हम सबके अंदर भी एक काफका है, जो कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढ रहा है। यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। यदि पसंद आए तो जरूर पढ़ना। मैं, आपकी दोस्त, आपको अगले भाग के साथ फिर मिलूंगी। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।